हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एक बहुत शानदार वीडियो के अंदर। और आज का जो वीडियो होने वाला है उसके अंदर अपन बात करने वाले हैं विप्रो लिमिटेड स्टॉक के बारे में। ये जो स्टॉक है बेसिकली आईटी सर्विस एंड कंसल्टिंग से रिलेटेड इसका सेक्टर है। करंट टाइम में 485.05 के ऊपर स्टॉक की प्राइस चल रही है। अच्छा, आज इस स्टॉक के बारे में एनालाइज करने का रीज़न ये है दोस्तों कि इस स्टॉक के बारे में एक नेगेटिव न्यूज़ आई है कि इस कंपनी के जो सीईओ है, बेसिकली थियरी डेलापोर्ट जो इसके सीईओ है, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। और उनका इस्तीफा का पद का जो कार्यकाल था 1 साल पहले ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो क्या रीज़न था? 5 ऐसे कारण थे जिनकी वजह से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो उसके बारे में आज अपन बात करने वाले हैं। और इसके अलावा इस स्टॉक के अपन फंडामेंटल के बारे में भी बात करेंगे, टेक्निकल की भी बात करेंगे और चार्ट को अच्छे से एनालाइज करने वाले हैं, ताकि आपकी अगर एंट्री है तो अब आपको क्या करना चाहिए, और अगर नई एंट्री बनाना चाहते हैं तो भी आपको क्या करना चाहिए। तो सारी चीज़ों को आपको वन बाय वन आपको समझ में आ जाएगा। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। चलिए इस स्टॉक के फंडामेंटल और टेक्निकल की तरफ बढ़ने से पहले अपन इसके चार्ट को समझ लेते हैं कि 5 रीज़न थियरी डेलापोर्ट में है क्विट एज विप्रो सीईओ, यानी कि 5 रीज़न जिसकी वजह से इस कंपनी के जो सीईओ थियरी डेलापोर्ट है उन्होंने अपने पद से रिज़ाइन कर दिया है। तो वो क्या क्या कारण थे उनके बारे में एक बार समझ लेते हैं। लेकिन वो 5 कारण समझने से पहले इस कंपनी के अंदर जो नए सीईओ हैं वो है इस कंपनी के अंदर 30 साल से काम कर रहे थे, जो कि जिनका नाम है दोस्तों श्रीनिवासन पालीवाल। उनको अब इस पद के ऊपर साबित कर दिया है। बेसिकली जो थियरी डेलापोर्ट थे उनका कार्यकाल मई 2020 के अंदर उनको सीईओ पद सौंपा गया था, और उनका जो लास्ट कार्यकाल था जुलाई 2025 तक का था। लेकिन ये कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, और इसकी जगह पे उनका नया इस कंपनी का जो नया सीईओ है, इसी कंपनी के अंदर काम करने वाले 30 साल के श्रीनिवासन पालीवाल जो थे उनको इस पद का भार सौंप दिया गया है। दोस्तों कोई भी कंपनी हो, उस कंपनी का सीईओ अगर अपने पद से इस्तीफा दे रहा है तो वो उस कंपनी के लिए एक नेगेटिव बात होती है। लोग हमेशा ये मन में ख्याल रहता है कि इस कंपनी के सीईओ ने इस्तीफा क्यों दिया। तो 5 कारण हैं जिसकी वजह से इस कंपनी के सीईओ को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। तो उन रीज़न को अब अपन वन बाय वन समझ लेते हैं। बेसिकली दोस्तों जो कंपनी के अंदर बेंगलुरु में स्थित जो कंपनी है विप्रो की, जनवरी और मार्च का जो क्वार्टरली रिजल्ट आने वाला था, उस रिजल्ट की घोषणा के ठीक 2 वीक पहले ही जो ये डेलापोर्ट है उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, उस कंपनी को बंद कर दिया गया है। इसके 5 कारण है। 5 कारण में से सबसे पहला कारण दोस्तों कि अंडरवेलमिंग परफॉर्मेंस, यानी कि ज़बरदस्त प्रदर्शन। इसको एक बार पढ़ लेते हैं। और इसको अगर एक बार मैं आपको हिंदी में बता दूं तो इस कंपनी का रीज़न ये है कि इसके अंदर क्या है, इसकी जो कंपिटिटर कंपनियाँ हैं, चाहे उनका मार्केट कैप इससे कम हो या फिर इससे ज़्यादा हो, यानी कि इससे छोटी और बड़ी जो कंपनियां हैं उन सब का जो प्रदर्शन है वो इस कंपनी की तुलना में ज़्यादा आ रहा था, जिसकी वजह से और इस टाइम पे सीईओ जो थे वो डेलापोर्ट थे। तो इनके ऊपर एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा था कि इनकी वजह से ये कंपनी को सही तरीके से मेंटेन नहीं कर पा रहे, और इस सेक्टर के अंदर जो इनसे कम लागत वाली जो कंपनियां है उनका प्रदर्शन भी इस कंपनी विप्रो से अच्छा आ रहा था, जिसकी वजह से एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा इस कंपनी के ऊपर। और जो दोस्तों ये डेलापोर्ट थे, इनकी निगरानी के अंदर ये कंपनी चल रही थी, और इस कंपनी की निगरानी के साथ में ही जो है डेलापोर्ट ने जो 3rd स्थान पे इसका मार्केट कैप था वो फिसल के 4थे स्थान के ऊपर आ गया है। और दोस्तों इसके अलावा इस कंपनी ने रेवेन्यू के मामले में भी 3 सालों से जो इसका टैग लगा होता है कि आईटी सेक्टर के अंदर इस कंपनी का जो टैग लगा होता है रेवेन्यू के मामले में, वो भी 3rd लार्जेस्ट कंपनी का टैग इस कंपनी ने खो दिया है इसी जो ये डेलापोर्ट है इनकी निगरानी के अंदर। तो इसका मतलब साफ निकल के आ रहा था कि डेलापोर्ट जो है इनके द्वारा कंपनी सही तरीके से मेंटेन नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से इस कंपनी के अंदर डाउनफॉल लगातार आता जा रहा है। इसके अलावा सेकंड रीज़न की बात करूँ तो वो है दोस्तों कि टॉप लेवल एग्जिट, यानी कि जो इस कंपनी के अंदर बड़े बड़े दिग्गज काम कर रहे थे हाई पोस्ट के ऊपर, उन्होंने अपने पद से एग्जिट कर दिया इस कंपनी के पिछले 2 सालों के अंदर। ऐसा क्या रीज़न हुआ जिनकी वजह से उनको एग्जिट करना पड़ा, तो उनकी अपन आगे बात करेंगे। लेकिन बड़े बड़े दिग्गज थे, उन्होंने इस कंपनी से एग्जिट कर दिया, और 2 वर्षों के अंदर कई दिग्गजों ने इस्तीफा दिया। और 2023 के अंदर तो जो मेन 10 दिग्गज थे, 10 दिग्गजों ने तो 2023 के अंदर ही इस्तीफा दे दिया था। इनमें से जो मेन थे उनकी अगर मैं बात करूं तो वो है दोस्तों चीफ ग्रोथ ऑफिसर जो थे स्टेफन ट्रोटमैन, इसके अलावा चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर जो थे जतिन दलाल, अगले जो थे चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर संजीव सिंह, और इसके बाद में इंडिया हेड के जो थे सत्या ईश्वरन, और उसके बाद में आइडिया बिजनेस हेड जो थे राजन कोहली।
ये आदि जो शामिल थे, इन्होंने इस कंपनी से इस्तीफा दे दिया 2023 के अंदर। मेन यही रीज़न था जिसकी वजह से इस कंपनी के अंदर अब डाउनफॉल आने वाला है। इसके अलावा कंपनी ने अपने पूर्व सीईओ जतिन दलाल पर कम समय में दूसरी कंपनी, यानी कि 12 महीने से कम समय में जतिन दलाल ने दूसरी कंपनी को ज्वाइन कर लिया और इस कंपनी के जो सीक्रेट थे उन सीक्रेट को दूसरी कंपनी को बताने का आरोप भी इस विप्रो कंपनी ने उनके ऊपर, जतिन दलाल के ऊपर लगाया है, जिसकी वजह से भी एक नेगेटिव न्यूज़ बाहर आई है। इसके अलावा कंपनी के कई पुनर्गठन भी हुए इस कंपनी के अंदर और इसके कारण कंपनी को बार बार ऑपरेटिंग चेंज का सामना करना पड़ा। फॉर एग्जाम्पल, विप्रो ने दिसंबर में उनके सीजीओ जो थे उनका पुनर्गठन किया था। अगले रीज़न की बात करूँ तो वो है दोस्तों की कल्चरल शिफ्ट। कल्चरल शिफ्ट मतलब सांस्कृतिक बदलाव। कंपनी के अधिकांश ऑपरेटिंग इंडिया से होते हैं, ये तो अपन को पता है, यानी कि कंपनी के अधिकांश जो ऑपरेशन होते हैं वो इंडिया से ऑर्गेनाइज होते हैं। और फिर भी कंपनी के अधिकतर जो सीनियर थे उनकी पोस्ट पर जो बाहर के जो लोग थे, यानी कि विदेश के जो लोग थे, उनको इस कंपनी की पोस्ट के ऊपर बिठाया गया था। और जो डेलापोर्ट थे उनको भी बेसिकली केप जेमिनी से लाया गया था। इससे कंपनी के जो भारतीय मूल के अंदर जो काम करने वाले थे, यानी कंपनी के अंदर जो इंडिया के जो लोग काम कर रहे थे, उनके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा था और उनके अंदर हीन भावना पैदा हुई। अगले रीज़न की बात करूँ तो दोस्तों अजीम प्रेमजी डिससेटिस्फैक्शन, यानी कि इस कंपनी के जो संस्थापक थे अजीम प्रेमजी, उनके जो विप्रो के ये संस्थापक भी और चेयरमैन भी रह चुके हैं ये, तो उन डेलापोर्ट के जो प्रदर्शन कर रहे थे, जिस तरीके से डेलापोर्ट ने प्रदर्शन किया था, लगातार नेगेटिव चीज़ें सामने आ रही थी, तो उसकी वजह से और उसके अलावा जो बड़े बड़े दिग्गज इस कंपनी को छोड़ के गए थे, उसकी वजह से जो ये अजीम प्रेमजी थे उनके अंदर एक नेगेटिविटी आ गई थी और ये न्यूज़ बाहर आ गई कि ये अजीम प्रेमजी है, उनके अंदर अब इस कंपनी को लेकर डर की भावना सामने आ रही। तो ऐसा कुछ आया था जिसकी वजह से भी इस कंपनी के अंदर एक नेगेटिव पॉइंट फॉल आया था। अगला और लास्ट 5वां पॉइंट है कि टेरिनी ऑफ डिस्टेंस, यानी कि जो ये इंडिया की जो ये फर्म थी विप्रो की, इसको पेरिस से बाहर काम करने के लिए डेलापोर्ट का तर्क यह दिया गया था कि इससे पहले यूरोप और उत्तरी अमेरिका में कंपनी के ग्राहकों के करीब पहुंचा जाएगा, लेकिन इससे कुछ लोग असंतुष्ट थे। यानी कि इस कंपनी को डेलापोर्ट ने कहा था कि यूरोप और उत्तरी अमेरिका की तरफ भी अपन को इसको लेके जाना चाहिए, लेकिन इससे कुछ लोगों को असंतोष हुआ था। तो ये 5 रीज़न थे जिनकी वजह से इस कंपनी के अंदर अब डाउनफॉल आने वाला है और जो इस कंपनी के चेयरमैन हैं उन्होंने भी इस पद से अब इस्तीफा दे दिया है। विप्रो कंपनी के फंडामेंटल अपन एक बार देख लेते हैं ताकि अपन को अब इसके अंदर क्या रणनीति बनानी है तो उसके बारे में समझ में आ सके। इस कंपनी के बारे में अपन अलग अलग पॉइंट बात करेंगे। फेस वैल्यू की सबसे पहले बात कर लेते हैं। इस कंपनी की जो फेस वैल्यू चल रही है 2 के ऊपर चल रही है और किसी कंपनी की फेस वैल्यू जितनी ज़्यादा होती है तो फेस वैल्यू में ये बताती है कि कंपनी अब अगर 2 के ऊपर चल रही है या फिर 10 के ऊपर चल रही है तो 10 टाइम तक स्प्लिट कर सकती है अपनी प्राइस को, या फिर 2 के ऊपर चल रही है तो अपने जो प्राइस है उसको 2 टाइम तक स्प्लिट कर सकती है। तो फेस वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी और कंपनी की प्राइस भी अगर ज़्यादा होगी तो स्प्लिट कर सकती है वो, और स्प्लिट अगर करेगी तो इसका मतलब ये है कि कंपनी के अंदर अब है ना, मतलब प्राइस कम हो जाएगी और सब लोग इसको बाय कर सकते हैं। तो यहाँ पे फेस वैल्यू 2 के ऊपर चल रही है, ठीक ही है। इसके जो प्राइस चल रही है, प्राइस के कंपैरिजन में 485 और इस कंपैरिजन में फेस वैल्यू ठीक है। मार्केट कैप 2,53,445 करोड़ का मार्केट कैप चल रहा है। इसके बाद में इसके डेब्ट टू इक्विटी की बात कर लेते हैं। जो इसका डेब्ट टू इक्विटी है, बेसिकली डेब्ट टू इक्विटी कंपनी के ऊपर कर्जा कितना है इस चीज़ को बताता है, और ये डेब्ट टू इक्विटी जितना कम होता है उतना किसी कंपनी के लिए अच्छा होता है, और इस कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी 0.26 है, तो ये ठीक ही है, ज़्यादा बुरा नहीं है। इसके बाद में प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करूँ तो ये प्राइस टू बुक वैल्यू जितनी कम होती है उतना अच्छा होता है, तो इसकी 3.65 चल रही है, तो ये एक अच्छी बात है। इसके बाद में बुक वैल्यू की बात करूँ तो बुक वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतना अच्छा होगा। बुक वैल्यू का मतलब क्या होता है उस चीज़ को समझाऊँ तो ये सबसे पहले देखिए, इस कंपनी की बुक वैल्यू 133 के ऊपर चल रही है। बुक वैल्यू का मतलब ये होता है कि किसी कंपनी की बुक वैल्यू अगर सपोज इसी का एग्जांपल ले लेते हैं, करंट प्राइस 485 चल रही है स्टॉक की और बुक वैल्यू 133 चल रही है, तो इन फ्यूचर के अंदर कभी स्टॉक के अंदर गिरावट आती है, ऐसा कोई रीज़न आता है जिसकी वजह से कंपनी का स्टॉक क्रैश कर जाता है और बिल्कुल ख़त्म होने की कगार पे आ जाती है अगर कंपनी,
तो भी आपको, अगर आप इस स्टॉक के अंदर इन्वेस्टर है, तो आपको 133 रुपये तो इस कंपनी के अंदर पर स्टॉक के ऊपर मिलेंगे ही मिलेंगे। तो यही होता है बुक वैल्यू का मतलब, और बुक वैल्यू जितनी ज़्यादा होती है उतना अपने लिए अच्छा समझा जाता है। अगला मैं करंट रेशियो की बात कर लेता हूँ, और करंट रेशियो जो है इस कंपनी का 2.29 के ऊपर चल रहा है, और ये 2 के आसपास होता है तो बहुत अच्छा समझा जाता है। इसका एक फॉर्मूला है बेसिकली करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी, तो यहाँ पे 2 के आसपास ही चल रहा है तो ये ठीक है। इसके बाद में ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट की बात कर लेता हूँ। ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पे 16,887 करोड़ का है, और नेट प्रॉफिट जो है 11,387 करोड़ का है। अच्छा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट बोलते किसके हैं? सबसे पहले ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करूँ तो जो कंपनी के डायरेक्ट एक्सपेंस है, डायरेक्ट एक्सपेंस को जब अपन उस कंपनी की सेल से डिडक्ट कर लेते हैं तो हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल के आ जाता है। इसके बाद में नेट प्रॉफिट की बात करूँ तो जो कंपनी के इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस को जब अपन उस कंपनी की सेल से डिडक्ट कर लेते हैं तो हमारा नेट प्रॉफिट निकल के आ जाता है। तो उसके बाद में अपन बात कर लेते हैं डिविडेंड पे आउट की। डिविडेंड पे आउट का मतलब होता है कि कंपनी अपनी अर्निंग का कितना प्रतिशत जो अपने शेयर होल्डर है उनको डिविडेंड के रूप में दे रही है। तो इस कंपनी का डिविडेंड 4.84% के ऊपर चल रहा है, यानी कि कंपनी हर साल जो अपनी अर्निंग हो रही है उसका 4.84% अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड के रूप में ये पैसे दे रही है। तो ये जितना ज़्यादा होता है उतना किसी भी कंपनी के लिए अच्छा समझा जाता है। तो इस कंपनी का डिविडेंड पे आउट 4.84 है, तो ये ज़्यादा अच्छा भी नहीं है और ज़्यादा बुरा भी नहीं है, मतलब ठीक है पर ज़्यादा अच्छा नहीं है, इतना समझ लीजिए। इसके बाद में मैं बात कर लेता हूँ क्विक रेशो की। क्विक रेशो इस कंपनी का 2.28 के ऊपर चल रहा है, और क्विक रेशो 1 के आसपास होता है तो वो बहुत अच्छा समझा जाता है। इस कंपनी के अगर इसके क्विक रेशो का एक फॉर्मूला है कि करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री अपॉन करंट लाइबिलिटी, यानी कि करंट एसेट को इन्वेंट्री से माइनस कर लेते हैं और उसके बाद में करंट की लाइबिलिटी से डिवाइड कर लेते हैं तो क्विक रेशो निकल के आ जाता है। अगला मैं बात कर लेता हूँ इंडस्ट्रियल का पीबीवी की। पीबीवी का मतलब है प्राइस टू बुक वैल्यू, और इंडस्ट्रियल का पीबीवी जो चल रहा है इस कंपनी का वो चल रहा है 7.67 के ऊपर। अच्छा, इंडस्ट्रियल का पीबी जो है कंपनी के पीबीवी से ज़्यादा होना चाहिए, तो ये अपने लिए एक अच्छी बात समझी जाती है। तो इंडस्ट्रियल का पीबीवी 7.67 है, और स्टॉक का पीबीवी जो है 3.65 है। तो यहाँ पे ये ज़्यादा चल रहा है और ये स्टॉक का पीबीवी जो है कम है, तो ये अपने लिए एक पॉजिटिव बात है। अगला मैं बात कर लेता हूँ कि इंडस्ट्रियल का पी रेशो की। पी रेशो की अगर मैं बात करूँ तो ये भी कंपनी के स्टॉक के पी के कंपैरिजन में इंडस्ट्रियल का पी जो है ज़्यादा होना चाहिए। यहाँ पे स्टॉक के पी की बात करूँ तो 22.5 के ऊपर चल रहा है, और इंडस्ट्री के पी की बात करूँ तो इंडस्ट्री का पी जो चल रहा है बेसिकली 30.9 के ऊपर चल रहा है। तो ये भी अपने लिए एक पॉजिटिव बात है कि इंडस्ट्री का पी ज़्यादा है और स्टॉक का पी कम चल रहा है। तो 20 के आसपास का पी होता है, बहुत अच्छा समझा जाता है किसी कंपनी के लिए, और यहाँ पे वो कंडीशन फुलफिल भी हो रही है। लास्ट में मैं बात कर लेता हूँ प्रमोटर की होल्डिंग की, और 50% से ऊपर की प्रमोटर की होल्डिंग बहुत अच्छी समझी जाती है, और इसके अंदर 72.9% की प्रमोटर की होल्डिंग है। फंडामेंटल के अंदर मुझे कुछ भी डिफ़ॉल्ट नज़र नहीं आ रहा है। हालांकि एक लेटेस्ट न्यूज़ आई है, इसके अंदर वो जो डेलापोर्ट थे उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया, तो उसकी वजह से कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट इस कंपनी के ऊपर पड़ सकता है। इस कंपनी के अंदर अब अपन इसके चार्ट को एनालाइज कर लेते हैं, ताकि अपन को इसके बारे में और थोड़ी बहुत सी जानकारी मिल सके कि क्या रणनीति बनानी है अब आने वाले टाइम में। अगर चार्ट की मैं बात करूँ तो करंट टाइम में 485 के ऊपर स्टॉक की प्राइस चल रही है। इसको लॉन्ग टर्म के हिसाब से अपन एक बार चार्ट को देख लेते हैं। अगर मंथली टाइम फ्रेम पे इस चार्ट को मैं ओपन कर दूं यहाँ पे, तो करंट टाइम में आप देखिए इस कंपनी ने अपना जो ऑल टाइम का जो हाई लगाया था 744-745 के आसपास इसने अपना ऑल टाइम का हाई लगाया था। इस ऑल टाइम के हाई को मैं एक बार ड्रॉ भी कर देता हूँ यहाँ पे, और उसके बाद में जो इस कंपनी का जो यहाँ पे आप देखिए ये कंपनी डाउनफॉल के अंदर आई थी, और करंट टाइम में ये जो कंपनी है 485 के ऊपर स्टॉक की प्राइस चल रही है। इस स्टॉक के अंदर जो लोअर लगा था इस कंपनी ने, जो नीचे आई थी उस टाइम लोअर जो लगाया था वो इस 372 के ऊपर लगाया था। करंट टाइम में क्या सिचुएशन बन रही है तो उसके बारे में बात करने के लिए अपन को डेली टाइम फ्रेम के ऊपर जाना पड़ेगा, और नीचे की तरफ अगर आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर है तो 372 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए, और उसके बाद में लॉन्ग टर्म के ऊपर जाने दीजिए स्टॉक को। इस कंपनी ने डिविडेंड भी दिया था 24 जनवरी 2024 को, और 1 रुपये का डिविडेंड इसने दिया था। तो ये एक बहुत अच्छी बात है इस कंपनी के लिए कि इस कंपनी ने डिविडेंड दिया था लेटेस्ट। इससे पहले इस कंपनी ने जो डिविडेंड दिया था वो दिया था इस कंपनी ने 24 जनवरी 2023 को, और ये जो दिया था 1 रुपये का ये भी दिया था 24 जनवरी 2023 और 24 जनवरी 2024, यानी कि हर एक साल की 24 जनवरी को ये कंपनी डिविडेंड देती है। अच्छा, अपन ने इसके टेक्निकल को अपन आप समझ लेते हैं, और यहाँ पे आप इसके रेजिस्टेंस और सपोर्ट को एक बार ड्रॉ कर लेते हैं, ताकि हमें पता चल सके कि अब अपन को इस कंपनी के अंदर क्या रणनीति बनानी है।
तो इसके रेजिस्टेंस को एक बार मैं ड्रॉ कर देता हूँ। इस जगह पे कंपनी बार बार टच करके यहाँ से प्राइस जो है बार बार ऊपर गई थी। यहाँ पे आप देख भी लीजिए, मैं इसको ड्रॉ कर देता हूँ एक बार। तो आप देखिए प्राइस इस जगह से रिजेक्शन लेके नीचे गई और जो प्राइस चल रही थी इसी रेंज के अंदर, साइडवेज रेंज के अंदर इतने दिन से चल रही थी, और अब जो है प्राइस इसको तोड़ के ऊपर की तरफ निकल गई है। तो अब जो है प्राइस ऊपर निकल गई है, तो अब इसके अंदर पॉजिटिव साइन बनते हुए नज़र आ रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे आप देखिए प्राइस यहाँ से जैसे ही तोड़ के निकली, रीटेस्ट के लिए प्राइस फिर से नीचे आई और उसके बाद में प्राइस लगातार ऊपर बढ़ती गई। और यहाँ पे इस कंपनी ने डिविडेंड दिया, उसके बाद में प्राइस ने यहाँ पे अपना 547 के ऊपर अपना हाईएस्ट पॉइंट बनाया, मतलब हाई तो और ऊपर बना दिया था, लेकिन 547 पे जाके प्राइस फिर नीचे आई। तो यहाँ पे भी एक ये रेजिस्टेंस बन रहा है, इसको भी मैं एक बार ड्रॉ कर देता हूँ इस जगह पे। तो अब जो आपको खेलना है 545 और 444 के बीच में आपको ये प्राइस कुछ दिन तक मूवमेंट करती हुई दिखेगी। अगर प्राइस इस जो ये न्यूज़ आई है 5 नेगेटिव पॉइंट, यानी कि डेलापोर्ट के पद से इस्तीफा देने की न्यूज़ और ये जो भी आई है, इसकी वजह से अगर प्राइस नीचे आई तो आपको जो है 444 का जो रेजिस्टेंस है ब्रेक होता हुआ दिख जाएगा। लेकिन मुझे लग नहीं रहा है ऐसा होगा। और सबसे पहले आपको स्टॉप लॉस लगा के चलना है 472 के ऊपर। और अगर करंट टाइम में एंट्री करने की सोच रहे हैं तो अगर जिन्होंने एंट्री कर रखी है इस स्टॉक के अंदर, उनकी अगर मैं बात करूँ तो आप करंट टाइम में एंट्री बना के रखिए। मुझे इसके फंडामेंटल देख के तो ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा है जिसकी वजह से स्टॉक नीचे जाएगा। और जो नए इस कंपनी के जो नए CEO है, उन्होंने इसके अंदर एंट्री कर ली और उनका एक्सपीरियंस इस कंपनी के अंदर ऑलरेडी है। श्रीनिवास पालीवाल जो है, उनका एक्सपीरियंस ऑलरेडी इस कंपनी के अंदर 30 साल से है, तो उन्होंने ये कार्यभार संभाल लिया है। तो अब आशा ऐसी है कि ये कुछ अच्छा करेंगे इस कंपनी के अंदर। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए इस कंपनी के बारे में। और उसके अलावा अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो आप देखिए करंट टाइम में एंट्री का मैं अगर आप सोच रहे हैं तो ये जो है रेजिस्टेंस लाइन के आसपास ही चल रही है। तो इस प्राइस के ऊपर अगर आप एंट्री करते हो तो 472 का आप स्टॉप लॉस लगा लीजिए। और उसके बाद में आपको जो टारगेट दिखेगा फर्स्ट वाला 500 रुपये का, और उसके ऊपर आपको दिखेगा 519.20 का, और फिर तो 545 का दिखेगा। तो ये चीज़ें आपको लेके चलनी है। MACD को देखेंगे तो वो नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉस करता हुआ नज़र आ रहा है, तो पॉजिटिव साइन है ये अपने लिए। बुलिंगर बैंड अगर आप देखेंगे तो वो सपोर्ट लाइन के आसपास चल रहा है और ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, तो ये पॉजिटिव है। इसके अलावा मूविंग एवरेज अलग अलग टाइम फ्रेम पे देखें तो 9 वाला नेगेटिव साइन दे रहा है हमें, 21 मूविंग एवरेज नेगेटिव साइन दे रहा है, 44 है नेगेटिव है, और 88 मूविंग एवरेज जो है पॉजिटिव है। यानी कि लॉन्ग टर्म वाला पॉजिटिव साइन दे रहा है और जो शॉर्ट टर्म वाले हैं वो हमें नेगेटिव साइन देते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये चीज़ आपको लेके चलनी है। और आने वाला टाइम इस कंपनी के बारे में कैसा रहेगा वो अपन आगे और डिस्कस करते रहेंगे वन बाय वन। लेकिन करंट टाइम में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एंट्री अगर बनाते हैं तो जो मैंने आपको सपोर्ट बताया वो लगा के चलना है। अच्छा, मनी कंट्रोल के द्वारा जो सपोर्ट रेजिस्टेंस बता रखे हैं उनको एक बार ड्रॉ कर लेते हैं अपन। 487 के ऊपर फर्स्ट वाला रेजिस्टेंस बता रखा है और उसके लिए आपको 482 का स्टॉप लॉस लगाना है। 489 का सेकंड रेजिस्टेंस है और 480 का उसके लिए आपको स्टॉप लॉस लगाना है, और 451 को थर्ड रेजिस्टेंस है और 478 का आपको स्टॉप लॉस लगा के चलना है। तो मैंने जो रेजिस्टेंस सपोर्ट बताए उनको भी आप ध्यान में रखिए, जो मनी कंट्रोल के द्वारा रेजिस्टेंस सपोर्ट बता रखे उनको भी आप ध्यान में रखिए। और ये वाला जो रेजिस्टेंस है स्ट्रॉन्ग सा 470-71 का, इसको आपको लगा के चलना है। और इसको अगर ब्रेक कर देता है नीचे की तरफ, ये जो 444-45 का स्टॉप लॉस है इसको आपको लगा के चलना है। आशा करता हूँ दोस्तों इसके बारे में आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अब भी कुछ डाउट रहे तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसको बताने की पूरी कोशिश करूँगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।